नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 32nd डे है, 32वां दिन है और जो रिमेनिंग प्रोविजन है प्रेसिडेंट के, जिसको हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पार्ट 2 एंड फाइनल होगा प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 52 से 60 जो है हमने कवर कर लिया था, और आर्टिकल 61 जिसमें है आपका प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लिख दो रिमूव और कल को कोई नोटिस जारी कर दे कि प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया। नहीं, एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट को रिमूव करना है उनके ऑफिस से, तो सिर्फ और सिर्फ आप किस आधार पे कर सकते हो? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डाला हुआ है संविधान में, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक तरफ संविधान में ये डाला गया है कि प्रेसिडेंट अगर वायलेट करते हैं संविधान का, तो उनको उनके ऑफिस से रिमूव किया जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का, इसको हमने बोरो किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टर्म जो है, इसको दिस आर नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा। इसको डिफाइन नहीं किया गया है किसमें? संविधान में। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 61 की मदद से इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि रिमूव किया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये टर्म जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान में इसको डिफाइन नहीं किया गया है किसमें? संविधान में। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, हटाना है, रिमूवल का, तो उसको कौन से हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है? एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि इनका रिमूवल का प्रोसीजर जो है, या तो लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। जो भी हाउस इनिशिएट कर रहा है रिमूवल का प्रोसीजर, तो एटलीस्ट जैसे राज्यसभा ने इनिशिएट किया, राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं? 245। तो लोकसभा में या राज्यसभा में जिस भी हाउस से इनिशिएट किया जा रहा है चार्ज, तो इनिशिएशन के लिए एटलीस्ट 1/4 यानी कि 245 का 1/4 चाहिए होगा सिग्नेचर। ये ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर चाहिए होगा किसका? राज्यसभा का। तो 1/4 कितना होगा? 245 इंटू 1/4, यानी कि आप अमूमन लगा सकते हो 62 लोगों का, 62 लोगों का जो है आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, राज्यसभा से इनिशिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को कम से कम 14 डेज का नोटिस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 14 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। किसी भी हाउस में आप रिमूवल का प्रोसीजर जो है, इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। सपोज दैट राज्यसभा ने इनिशिएट किया चार्ज रिमूवल का, तो उसके 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए होगा। साथ ही साथ प्रेसिडेंट को आप 14 दिन का नोटिस दोगे। आगे क्या होगा? कितना मेजोरिटी चाहिए होगा इसको पास करने का, इंपीचमेंट प्रोसीजर को? तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये ध्यान रखिएगा, टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप यानी कि सपोज दैट यहां पे 245 यानी कि राज्यसभा, अब इसका 2/3, तो यहां पे आपको हो जाएगा 8, और मान लेते हैं इतना, तो ये हो जाएगा आपको 164 के आसपास, यानी कि 165 मेंबर्स का मान सकते हैं। यानी कि इनकी मेजोरिटी चाहिए होगी। यानी कि राज्यसभा में कितनी मेजोरिटी चाहिए होगा इस रिमूवल प्रोसीजर को पास करने के लिए? 165 मेंबर्स का वोट चाहिए होगा फेवर में, कि हम इस पर्सन को, एबीसी पर्सन, सपोज दैट हम मान लेते हैं अभी के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, उनको रिमूव किया जा रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू को रिमूव करने के लिए राज्यसभा से कितनी मेजोरिटी चाहिए? 165 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए। इन सब की प्रक्रिया के दौरान जो है प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर। और जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, सारी चीजें उसमें रिप्रेजेंट करना, ये सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया जाता है। अब आगे क्या होता है? यहां राज्यसभा का प्रक्रिया हो गया पूरा, अब जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए होगा। तो यहां पे आपका 365 के आसपास, तो 365 मेंबर्स जो है अगर वोट कर रहे हैं इन फेवर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, तो माना जाएगा कि दोनों हाउस से जो है पास हो चुका है। और ये दोनों से पास होने के बाद माना जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है उनको ऑफिस से, या फिर वो अपने ऑफिस से जो है वो रिमूव हो चुकी हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अभी तक जो है हमारे देश में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो है अभी तक नहीं हुआ है। तो नो प्रेसिडेंट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। ये है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो प्रोसीजर है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का, ये क्या है? एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर मतलब यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो एक कोर्ट की तरह काम कर रही है, और यहाँ पे हम किसी को उसके ऑफिस से रिमूव कर रहे हैं।
तो ये क्या है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में आपको ध्यान रखना है, उसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। हमने देखा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन जब बात इम्पीचमेंट की हो या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट की हो, वहां पे ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी तरफ हमने देखा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 28 स्टेट्स के एमएलएज और 2 यूनियन टेरिटरीज थे, डीपी दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। बट जब बात इम्पीचमेंट की हो तो दे विल डू नॉट पार्टिसिपेट। यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो एमएलएज हैं 28 स्टेट और 2 यूटीज के जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे वो रिमूवल में पार्टिसिपेट यानी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट जो है नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 62 में है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंशियल ऑफिस में किसी भी कारणवश जो है वैकेंसी अराइज होता है, पहला कैसा हो सकता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years। जैसे कोई भी प्रेसिडेंट है, रामनाथ कोविंद जी थे द्रौपदी मुर्मू से पहले, तो 5 साल पूरा होने से पहले इलेक्शन करा दिया जाता है, क्योंकि 5 साल पूरे होते ही एक्सपायरी जो है इनका टेन्योर का एक्सपायरी हो जाता है और वैकेंसी अराइज हो जाता है। बाय हिज रेजिग्नेशन, जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट जो है किसको रिजाइन कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन रिजाइन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अभी द्रौपदी मुर्मू को रिजाइन करना हो तो वो सीपी राधाकृष्णन साहब को रिजाइन कर सकती हैं। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, इसकी वजह से वैकेंसी अराइज हो सकता है। जैसे आर्टिकल 61 की मदद से किसी भी एबीसी प्रेसिडेंट को हमने उनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। बाय हिज डेथ, जैसे हमने देखा था इतिहास में डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो है, इनको ये सिटिंग प्रेसिडेंट थे जिनका देहांत हो गया था ऑफिस में ही, तो ये इसकी वजह से भी वैकेंसी हो सकता है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड। आर्टिकल 71 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है वो चेक करे कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है उसका इलेक्शन जो है सही से हुआ है या नहीं है। इतिहास में वीवी गिरी को जो है चेक किया गया था कि उनका इलेक्शन जो है सही है या नहीं है, बाद में सही ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने। इनकेस अगर वीवी गिरी का इलेक्शन जो है गलत हो जाता तो उस केस में भी वैकेंसी अराइज हो सकता था, ये ध्यान रखिएगा। जैसे वैकेंसी अराइज किस वजह से हुआ है, बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट। सिटिंग प्रेसिडेंट हम मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग रामनाथ कोविंद को, इनकी 5 साल के टेन्योर खत्म होने से पहले हमारा इलेक्शन कराना मस्ट है, यानी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन मस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश डिले हो गया इलेक्शन में, तो डिले अगर हो गया है तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, जैसे टाइम पे करा दिया गया था इलेक्शन, द्रौपदी मुर्मू इलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन किसी कारणवश डिले हो जाता है तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है यानी कि रामनाथ कोविंद जी हैं वो कंटिन्यू करेंगे ऑफिस में जब तक नया प्रेसिडेंट यानी द्रौपदी मुर्मू जो है अपना चार्ज एज्यूम नहीं कर लेती आफ्टर इलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा। अब संविधान में ये बोला गया है कि बीच में जो है उसको एक टर्म लिखा है संविधान में, इंटरग्रेनियम का मतलब कि बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस वजह से अब जैसे कि मान लीजिए टेन्योर की वजह से वैकेंसी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं, ही विल नॉट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ही विल नॉट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो टेन्योर की एक्सपायरी हो गए, 5 साल कंप्लीट हो गया और उसके बाद 10 दिन तक कोई नया प्रेसिडेंट अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ है लेकिन सारी चीज़ें रिजल्ट नहीं आया किसी भी कारणवश सारी चीज़, तो वो 10 दिन जो है जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, बट फिर भी वो 10 दिन तक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें वाइस प्रेसिडेंट का अभी तक कोई रोल नहीं आएगा वैकेंसी में। किस वजह से आएगा, अब सपोज दैट वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट किस वजह से, रेजिग्नेशन, किसको रिजाइन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, या फिर रिमूवल किस वजह से, 61 के प्रोसीजर को करके इम्पीच किया गया। डेथ यानी कि आपको सारी चीजें देखा था हमने, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जो कि दे बोथ डाइड इन ऑफिस, या फिर अदरवाइज जैसे अदरवाइज की वैकेंसी में बताऊं तो 1960 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कुछ दिन के लिए टूर पे गए थे, कहाँ, यूएसएसआर, तो उस केस में 15 दिन की वैकेंसी थी,
तो एक्ट किया था किसने? वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एसआर के साथ। या फिर 1961 में सेम प्रेसिडेंट यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कुछ दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, उस केस में भी एक्ट किया था किसने या डिस्चार्ज किया था फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सपोज दैट किसी भी कारणवश रिजाइन करते हैं, रिमूव होते हैं या फिर डेथ और अदरवाइज, इन सारे केस में प्रेसिडेंट का फंक्शन कौन डिस्चार्ज करता है? वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो काम शुरू हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इन सब चीज़ों की वजह से रिमूवल हो गया है, डेथ हो गया है, रेजिग्नेशन हो गया, तो इस केस में भी आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ही और शी विल रिमेन इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए किसी कारणवश जो है प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी है, किस वजह से? डेथ हो गया है या फिर रिमूवल हो गया है या फिर रिजाइन कर दिया है, तो उस केस में कौन एक्ट करता था? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। और ये प्रोविजन जो है चेंज किया गया था, तो प्रेसिडेंट डिस्चार्ज फंक्शंस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना। 1969 में उसमें प्रोविजन एक लाया गया कि सपोज दैट कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करें, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे, और वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट का फंक्शन जो है डिस्चार्ज करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई पर्सन, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर सीनियर मोस्ट जज हो सुप्रीम कोर्ट के, जब वो एक्ट कर रहे हैं या फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उनके पास सारे पावर्स होते हैं, सारी इम्यूनिटीज होती हैं जो कि एक प्रेसिडेंट को दिया जाता है। तो फॉर द टाइम बिंग उनको प्रेसिडेंट माना जाता है, और जो भी प्रिविलेज, जो भी अमेलमेंट, जो भी अलाउंस, सारी चीज़ें दिया जाता है प्रेसिडेंट को, वो सब कुछ दिया जाएगा किसको? जो भी प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहे होंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो। जैसे कि 1969 में क्या होता है, एक एग्जांपल बताएं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन होता है, तो डिस्चार्ज कौन करता है इनके प्रेसिडेंशियल फंक्शन का? वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बाद में क्या होता है, वीवी गिरी जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उस केस में उनको रिजाइन करना पड़ेगा। उस केस में क्या किया, जो उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने जो है कुछ वक्त के लिए, प्रिसाइजली 20 जुलाई से 24 अगस्त यानी कि 34 दिन के लिए, 34 से 35 दिन के लिए 1969 में इन्होंने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72, जिसमें पार्डनिंग पावर है ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जैसे मान लीजिए कोई कन्विक्ट है या फिर किसी की ट्रायल हो चुकी है, तो उनको क्या पार्डन यानी कि छूट दिया जा सकता है, या फिर उनको क्या जो है प्रेसिडेंट रिलीफ प्रोवाइड करवा सकती है। सिंपल लिखा गया, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन हु हैव बीन ट्राइड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ, किसी भी यूनियन लॉ के, क्योंकि जब स्टेट लॉ आएगा तो उसमें आपको गवर्नर जो है वो फंक्शन करने लगेंगे। पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट। सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि हाई कोर्ट हो गया या फिर सेशन कोर्ट हो गया या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, किसी को डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा सुना देता है, तो उस केस में भी आप पार्डनिंग पावर है, आप प्रेसिडेंट के पास जाके जो है क्षमा याचना लेकर जा सकते हो। होता क्या है, ये जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, ये क्या जुडिशियल फंक्शन है? नहीं, ये इनका एग्जीक्यूटिव पावर है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो इसको कैसे फंक्शन करेंगे? द प्रेसिडेंट वाइल एक्सरसाइजिंग दिस पावर डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रायल फिर से शुरू कर दो, और यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है प्रेसिडेंट का, वो यूनियन कैबिनेट की मदद से ये सारी चीजें करते हैं। अब जाहिर सी बात है, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को देने की जरूरत क्या है, तो इसके दो फोल्ड मतलब बताया गया कि सपोज दैट जुडिशरी में भी कभी कभी एरर हो जाता है, तो कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, या फिर टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम ए सेंटेंस विच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। सपोज दैट किसी हार्श मैनर में किसी को सजा सुनाई दिया गया है, तो उस फॉर द टाइम बिंग उसको बचाने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है। जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहला है पार्डन। पार्डन में क्या होता है कि यहाँ पे कंप्लीट
जो है पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाता है। किस चीज को? पनिशमेंट को या फिर कोई भी सेंटेंस को। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शन कंप्लीटली। कन्विक्शन मतलब कि किसी भी पर्सन को, जैसे ए बी पर्सन है, उसको गिल्टी फाउंड कर दिया गया है और फिर उसके बाद उसको क्या होता है, उसको सेंटेंस यानी सजा सुनाया जाता है कि आपको जो है 14 साल की सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, उम्र कैद की सजा होगी, या फिर आपको हैंग टू बी टिल डेथ यानी फांसी की सजा पे। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया है कि आप जो है पार्डनिंग पावर की मदद से आप जो भी सेंटेंस यानी 14 साल की सजा है उसको कंप्लीट खत्म कर दो, या फिर कन्विक्शन जो हुआ है उनके साथ गिल्टी फाउंड किया है उन सारी चीज़ों को भी कंप्लीटली खत्म कर दो। तो ये पावर पार्डनिंग पावर है। दूसरा क्या है? दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का दूसरा मतलब है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में जैसे एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, उसको दूसरे फॉर्म यानी कि लाइटर फॉर्म, जैसे मान लीजिए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कौन सा है? डेथ सेंटेंस, यानी कि आपको फांसी की सजा सुनाई गई या फिर आपको उम्र कैद की सजा। तो उस केस में क्या किया जा सकता है? उसको कम्यूट किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। लाइटर फॉर्म पनिशमेंट क्या हो सकता है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और फर्दर अगर आपको लगता है जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है उसको भी लाइटर फॉर्म में कैसे ला सकते हो, तो उसको आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ले आओ। तो ये क्या है? कम्यूटेशन है। मतलब एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को आप दूसरे लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में जो है ट्रांसफर कर रहे हो। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में क्या होता है? जैसे कोई लेबर वर्क कराया जाता है, बहुत सारा काम करवाया जाता है, और सिंपल में आपको रखा जाता है। जैसे कि रिगरस में हमने इतिहास में देखा है, संजय दत्त से भी काम करवाया गया है, कारपेंटर का काम, ये सारी चीज़ें। तो ये है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन। पार्डन देखा हमने, पार्डन में क्या होता है? कंप्लीट एब्सॉल्व, मतलब कंप्लीट रूप से जो है आपके सेंटेंस, आपके कन्विक्शन को खत्म किया जाता है। कम्यूटेशन में जबकि एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट यानी कि जो हार्श पनिशमेंट है उसको लाइटर फॉर्म में लेकर आया जा सकता है। तीसरा है रेमिशन। रेमिशन में रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, यानी कि आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला गया है, यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। कम्यूटेशन में देखा हमने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया, यानी कि जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट था उसको सिंपल कर दिया गया, या फिर डेथ सेंटेंस था उसको रिगरस कर दिया गया। लेकिन रेमिशन में क्या है? सिर्फ सेंटेंस यानी कि ड्यूरेशन जो है वो घटाया जाता है, मेन कैरेक्टर नहीं चेंज किया जा सकता। जैसे जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है किसी को, और सॉरी रिगरस, उसको 2 साल की सजा हुई है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की, तो यहाँ पे रेमिशन की मदद से इसको 1 साल का कर दिया जाए या फिर 6 मंथ का किया जाए। तो जो कैरेक्टर है पनिशमेंट का वो जारी रहेगा, बस ड्यूरेशन जो है उसको घटा दिया जाता है रेमिशन की मदद से। ये ध्यान रखिएगा। रेस्पाइट। रेस्पाइट में इट डिनोट्स अवार्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। जैसे किसी को 6 साल की 7 साल की सजा हुई है, उसको घटा के अब यहाँ पे स्पेशल फैक्ट होगा तभी रेस्पाइट किया जाएगा। रेमिशन भी वही है, सेंटेंस आप ड्यूरेशन घटा रहे हो, यहाँ भी वही है, आप ड्यूरेशन घटा रहे हो, लेकिन यहाँ पे रेस्पाइट का यूज करने के लिए उस पर्सन जो एबीसी कन्विक्ट है, एबीसी स्पेशल फैक्ट क्या होना चाहिए? या तो वो फिजिकली डिसेबल्ड है, या फिर कोई विमेन है उसको सजा हुई है और वो प्रेग्नेंट है। तो ये क्या है? स्पेशल फैक्ट है, इस वजह से इनके सेंटेंस को घटाया जा रहा है। उसके बाद है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या है? स्टे द एग्जीक्यूशन। सपोज दैट किसी को फांसी की सजा हुई है, तो फॉर अ टेम्पररी पीरियड, फॉर द टाइम बीइंग 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके उस सेंटेंस को यानी डेथ सेंटेंस को रोका जाता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ये क्यों किया जाता है? जो कन्विक्ट है उसको कुछ और समय दिया जाता है ताकि वो पार्डनिंग या फिर कम्यूटेशन का यूज मदद ले सके। किसकी मदद से? प्रेसिडेंट की मदद से। पार्डनिंग पावर हमने देखा, पार्डनिंग पावर में क्या है? आपको कंप्लीटली एब्सॉल्व हो जाता है। कम्यूटेशन में क्या है? आप जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में करते हो या फिर डेथ सेंटेंस को रिग्रेस में करते हो, ट्रांसफर कर रहे हो। जो ये पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये सारी चीजें प्रिंसिपल्स बताया है कि जो पेटिशनर है उसके पास मर्सी पिटिशन है, वो डालता है, दैट इज नो राइट ऑफ एन ओरल हियरिंग। ऐसा नहीं है कि कल को जाके है वो ट्रायल स्टार्ट कर दे, वो अपने दलील पेश करे, वकील लेकर जाए, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक पिटिशन डाल सकता है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, उसको चेक वेक करे। द प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन द एविडेंस अफ्रेश, मतलब वो पूर्ण एक नई तरीके से, नए सिरे से वो देख सकते हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू दे सकते हैं जो कि कोर्ट से लिया गया था उसके विपरीत हो सकता है। सपोज दैट किसी को डेथ सेंटेंस हुआ है, तो प्रेसिडेंट उनको ये भी मान सकते हैं कि ये इंसान जो है वो उस सजा के लायक नहीं है और शायद जुडिशरी से कुछ गलती हुई है।
द पावर इज टू बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। उनका एडवाइस होना बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सपोज दैट एबीसी जो कन्विक्ट था उसको डेथ सेंटेंस यानी कि है फांसी की सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया और प्रेसिडेंट ने इसको कंप्लीट रूप से पार्डन कर दिया यानी माफी कर दिया। तो क्या प्रेसिडेंट अपने इस रीजन को एक्सप्लेन करने का जरूरत है? द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजन फॉर हिज ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा। जो भी हमारा सेंटेंस है यानी कि 7 साल 8 साल की सजा है और कोई भी मिस्टेक हुआ है जुडिशरी से, तो वो एकदम कंप्लीट जो है, मैंने बताया आपको कि दूसरा प्रतिक्रिया अपना सकती है, मतलब वो कंप्लीट रूप से माफ कर देगी। देयर इज नो नीड फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट अपना पार्डनिंग पावर यूज कर रहे हैं तो कोई गाइडलाइंस नहीं जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट की, आप इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जो है इस पर्सन का जो मर्सी पिटिशन है वो देखोगे, नहीं। प्रेसिडेंट अपने तरीके से यूनियन कैबिनेट की मदद से जो है वो देख सकते हैं। ये भी कहा गया है कि द एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियली इसको फर्दर रिव्यू नहीं करेगी। लेकिन सपोज दैट कोई प्रेसिडेंशियल डिसीजन जो है आर्बिट्रेरी है, इरेशनल है, मेलाफाइड है और डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि भाई इस पर्सन ने जो है प्रेसिडेंट ने भेदभाव किया है, इस पर्सन को मर्सी पिटिशन जो फाइल किया था, उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है हस्तक्षेप कर सकती है। और मान लीजिए किसी भी पर्सन का मर्सी पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है तो उस पर फिर से स्टे नहीं लगाया सकता है ऑब्टेनिंग बाय फाइलिंग अनदर पिटिशन। जैसे एबीसी कन्फ्लिक्ट है, उसको हुई है फांसी, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, उसने पहला एक मर्सी पिटिशन जो है वो फाइल कर दिया प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट ने देखा कि नहीं, जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो बिल्कुल सही है और इसको फांसी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा पिटिशन लेके जाएगा, तीसरा पिटिशन लेके, नहीं, हो गया तो हो गया। अब इन सब पे आधारित जो है हमने जो 3 आर्टिकल किए हैं और उस पर प्रोविजन जो है उस पर कुछ क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाई, तो एक प्रोसीजर हमने देखा था जिसमें क्या है आर्टिकल 61 का यूज होता है, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। और इनको इम्पीच कैसे किया जा सकता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखिएगा, डिफाइंड नहीं है कहाँ, संविधान में, और ये पार्लियामेंट करती है। इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आप इंट्रोड्यूस करें, सपोज दैट राज्यसभा ने इंट्रोड्यूस किया तो 1/4 जो मेंबर्स हैं उनका सिग्नेचर चाहिए होगा। दूसरी तरफ 14 दिन का नोटिस देना होगा, किसको, प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो उस बीच में अपीयर करे। अगर राज्यसभा ने इनिशिएट किया है तो राज्यसभा को कितनी मेजोरिटी चाहिए होगी, तो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। सेम चाहिए होगी लोकसभा में जब जाएगा ये रिमूवल का प्रोसीजर, वहाँ भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। और जिस दिन दोनों हाउसेस ने पास कर दिया टोटल मेंबरशिप के हाउस का 2/3, उस दिन से हम मानेंगे तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने पोस्ट से रिमूव्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 61 की मदद से हम किसी भी पर्सन को इम्पीच कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट है हमारे देश का। बाई विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड ऑन प्रेसिडेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बाई एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बस ये ध्यान रखना है 1/4 सिग्नेचर चाहिए होगा। एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 14 डेज, देखा हमने, 14 दिन का चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तो लोकसभा दोनों में है, राज्यसभा दोनों में है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो है आंसर हो जाएगा, जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट रिमूवल की जब बात हो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई भी रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्या है, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है, ये देखा हमने, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ, ये भी ध्यान रखिएगा, 6 महीने के अंदर जो है आपको वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर रीजंस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अदरवाइज, तो ये भी 6 मंथ का है। इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें कौन ऑफिशिएट करेगा, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट करेंगे, और अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो एक्ट करेंगे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ETC इसे क्या है, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर या फिर नन, तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन किसकी मदद से करेंगे प्रेसिडेंट, यूनियन कैबिनेट, ये भी ध्यान रखना। Consider the following statements about the President of India. The supreme command of the defense of forces is vested in the President. हाँ ये सही है। The President's power as a commander in chief are independent of legislative control. No. यहाँ पे जरूरी होता है एडवाइस ऑफ होम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये आर्टिकल 53 के सब क्लॉज 2 में है। द सुप्रीम कमांड ऑफ डिफेंस फोर्सेस इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन की बात होती है, बट ही एक्सरसाइजेस द पावर ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वन ओनली हो जाएगा। सवाल है, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज टू होम ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनली देखोगे, संविधान में देखोगे तो सारा पावर जो है आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट के पास है, बट एक्चुअल पावर जो है, रियल पावर जो है वो किसके पास होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेसिडेंट्स के प्रोविजन थे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी था मैंने बता दिया। बाकी इनके जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, उसको हम डिटेल में आगे करते रहेंगे जब पार्लियामेंट का प्रोविजन आएगा और जब जुडिशरी का प्रोविजन आएगा। तो यहाँ पे एंड करते हैं अपना प्रेसिडेंट का दूसरा दिन और फाइनल डे। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।